आज हम अपने फैट्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पोर्शन फैट का बचा हुआ था। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हमें कंटिन्यू करना है। तो फैट में हमने क्या देखा था, एक तो फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ये हम देख चुके हैं। ट्राइग्लिसराइड्स कैसे था, इसमें 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको हमने क्या बोला था, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, फैट हमारे कितने तरह के होते हैं, इनविजिबल फैट, विजिबल फैट और हिडन फैट। इनविजिबल फैट कौन सा होता है, जो इंटीग्रल कंपोनेंट होता है हमारे फैट का। मतलब कि इंटीग्रल कंपोनेंट का मतलब क्या है, अगर मैं मान लो पीनट्स ले रही हूँ, मूंगफली ले रही हूँ, तो मूंगफली में अपना भी खुद का जो पार्ट है, फैट है, ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मूंगफली के स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है फैट उसमें, क्योंकि उसमें हाई कंटेंट ऑफ फैट होता है। तो वो क्या है, वो हमारा इनविजिबल फैट है। ठीक है, हर फूड आइटम में थोड़ा थोड़ा फैट आपका होता है। ठीक है, चाहे आप उसमें ऐड करो या ना करो, उसके स्ट्रक्चर में ही फैट थोड़ा बहुत पाया जाता है। जैसे मूंगफली में काफ़ी सारा पाया जाता है, नारियल में आप देखोगे उसमें अपना इंटीग्रल फैट पाया जाता है। ठीक है, ये सब जो बादाम हो गए उसमें अपना फैट पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये हमारा इनविजिबल फैट में आएगा। ठीक है, विजिबल फैट क्या होते हैं, विजिबल फैट वो होते हैं जैसे घी, बटर और जो हमारे कुकिंग ऑयल्स होते हैं जो हम खाने में ऐड करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल फैट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं खाना कुकिंग कर रही हूँ, तो कुकिंग करते समय मैं जब उसमें जिसमें मैं उसको फ्राई करूँगी खाने को, वो फ्राई करने में जो तेल यूज़ हुआ है वो क्या है, मेरा विजिबल फैट है। ठीक है, हिडन फैट क्या होता है, हिडन फैट है मेरा प्रोसेस्ड रेडीमेड फूड में पाया जाता है। ठीक है, जैसे जो रेडीमेड फूड में लाती हूँ, जब वो रेडीमेड फूड बने हैं उनमें जितना भी फूड ऑयल जो है, ऑयल फैट जो है वो यूज़ हुआ है और मैंने ला करके उसको बस हीट करके खा लिया। ठीक है, तो वो क्या है, वो हिडन फैट है। फैट उसमें यूज़ किया है, लेकिन वो जब उनको बनाया गया है तब उनमें यूज़ हुआ है, और जब मैंने उसको किया है तो मैंने ऐड नहीं किया है। वो पहले से ही प्रोसेस फूड जो मार्केट में बने बनाए फूड आइटम्स आते हैं, हमें सिर्फ क्या करना होता है, उन्हें हीट करके यूज़ करना होता है, उनमें जो फैट पाया जा रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हम हिडन फैट बोलेंगे। तो फैटी एसिड क्या है, एक तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि ये किस में घुलता है, वाटर में तो आपका फैटी एसिड घुलेगा नहीं, फैट का वाटर में घुलता नहीं है। किस में घुलता है, किस में डिजोल्व होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। ठीक है, ईथर या एसीटोन में। ठीक है, ये क्या है, ये केमिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, केमिकल्स हैं। तो किस में डिजोल्व होगा, केमिकल्स में डिजोल्व होगा। कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर और एसीटोन में। ठीक है, लिपिड फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं। ये हमारे 2 तरह के होते हैं, ऑयल और फैट्स। ऑयल क्या है, ऑयल हमारे वो हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते हैं। मतलब हम उन्हें कितने भी कम टेम्परेचर पे रख लें, फ्रिज में रख दें हम तेल को, लेकिन वो सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, तो और फैट है, फैट वो है जो आपके एक बेसिक रूम टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, जम जाते हैं, जो जम जाते हैं, जैसे घी हो गया हमारा, बटर हो गया, ये क्या है, हम इन्हें एक टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ फैट। टाइप्स ऑफ फैट में हमारे 3 तरह के फैट होते हैं। एक हमारा वेजिटेबल फैट, एनिमल फैट और मैन्युफैक्चर्ड फैट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फैट में हमारा वेजिटेबल फैट आ गया, एनिमल फैट आ गया और मैन्युफैक्चर्ड फैट आ गया। वेजिटेबल फैट वो होता है जो हमें वेजिटेबल से मिलता है, मतलब कोई भी जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं उनसे मिलता है। ठीक है, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। ठीक है, मस्टर्ड जो आपका सरसों का तेल होता है, नारियल तेल है, सैफ्लावर है, सनफ्लावर ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, अलग अलग होते हैं दोनों, कॉटन सीड है और हमारा सोयाबीन है। तो इन सबसे जो निकलने वाला तेल है वो हमारा किस में आएगा, वेजिटेबल ऑयल में आएगा। जैसे आजकल राइस ब्रान ऑयल भी निकलता है। ठीक है, राइस ब्रान ऑयल भी जो राइस में से निकालते हैं हम उसको। ठीक है, चावल में से भी निकलता है तेल, तो वो सब किस में आएंगे, हमारे वेजिटेबल्स ऑयल में आएंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा एनिमल फैट है। एनिमल फैट वो होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। जैसे क्या हो गया, बटर कहाँ से मिल रहा है, हमें गाय से हमें मिल्क मिल रहा है, मिल्क से हमने बटर निकाल लिया। ठीक है, बटर हो गया, घी हो गया, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से निकलने वाला क्रीम, और जो हमारे एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं उनमें जो फैट पाया जाता है। ठीक है, जो नॉनवेज होता है उनमें जो फैट पाया जाता है उनमें हमारे एनिमल फैट होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड फैट क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड फैट वो होता है जैसे हमारा डालडा वनस्पति आता है, मार्जरीन हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे मैन्युफैक्चर्ड फैट है। इन फैटों को हम बनाते हैं। ये हमारे किससे बनते हैं, ये हमारे वेजिटेबल ऑयल से बनते हैं और हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि जो भी हमारा ऑयल है, यानी कि हमारा ऑयल क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे क्या है, ऑयल है। ठीक है, तो ऑयल से जो हमारा मिल्क बन के, ऑयल को हमने क्या किया, तो
हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस में क्या था कि जब हमारे पास जो हमारा ऑयल है यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसमें हम क्या करते हैं, उस ऑयल में हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, जिससे क्या होता है एक टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक फोर्स के साथ, तो हमारे ऑयल के बीच से जब हम हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं तो उसमें से क्या होता है, हमारे जितने भी डबल बॉन्ड थे यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो डबल बॉन्ड आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसके चलते जो उसमें सॉलिड होने की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाती है। ठीक है, तो जो पहले ऑयल था जो एक टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं हो रहा था, वो अब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर सॉलिड होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जो वनस्पति घी इसका एक एग्जाम्पल है जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ये पूरा हमने लास्ट क्लास में जब वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें पढ़ रखा है हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस के चलते हम मैन्युफैक्चर्ड फैट बना देते हैं, वनस्पति या मार्जरीन बना देते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे ऑयल के बीच में से, जब हमने ऑयल के बीच में से गैस को पास किया तो क्या होगा, उसके जितने भी डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और डबल बॉन्ड के चलते जो वो जम नहीं पा रहा था, यानी कि जो लिक्विड रहता था वो एक रूम टेम्परेचर पे तरल रूप में रहता था, जमता नहीं था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जमने वाली क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी। जो हमारा डालडा घी वगैरह हम वनस्पति घी यूज़ करते हैं वो इसी के अंदर आता है, लेकिन ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है फिर आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाते हैं, सैचुरेशन हो जाता है इसका। तो पहले अनसैचुरेटेड था तो बॉडी के लिए कम हार्मफुल था। ठीक है, लेकिन अब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होकर बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल ये हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, सब पढ़ा हुआ है हमने, तो सब हमें पता भी है कि कौन सा सैचुरेटेड था, कौन सा अनसैचुरेटेड था, कैसे हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही थी, ये हम लास्ट क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें फैटी एसिड्स के हमारे दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये तुम्हें पता ही है, सैचुरेटेड फैटी एसिड ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है हमारे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के चलते ही ये आसानी से क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, ये मैंने बताया था। इसमें क्या पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड, और उसके चलते क्या होता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, इसके चलते क्या होता है, ये वाला फैट जो है वो जमता नहीं है, वो आपका लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ठीक है, हमारा अनसैचुरेटेड वाला। ठीक, तो ये हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे क्या पाए जाएंगे, सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, ये रूम टेम्परेचर में हमेशा सॉलिड होगा, इसको हम ट्रांस फैट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांस फैट बोलते हैं हम इसको। और ये हमारा क्या करता है, एलडीएल यानी कि सीरम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, सीरम लो डेंसिटी, एलडीएल क्या था हमारा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो सीरम के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पाया जा रहा है उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि मैंने जो फैट खाया वो फैट मेरी बॉडी में टूटा। ठीक है, मेरी बॉडी में टूटा जो अगर मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खा रही हूँ तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो होगा मेरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। ठीक है, और इस फॉर्म में जाकर के वो मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर के क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से देखा था। ठीक है, ये यहाँ जम जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, यहाँ से ब्लड को पास होने की कम जगह मिलेगी और मुझे हार्ट प्रेशर बीपी वाली प्रॉब्लम मेरे को हो जाएगी। ठीक है, हार्ट अटैक भी इसी के कारण होते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये एलडीएल को बढ़ाता है, क्योंकि इसका जो एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, डेंसिटी मतलब इसका भार कम होता है। ठीक है, कम भार वाला, तो कम भार वाला है तो इसका मतलब क्या करता है, ऊपर ऊपर तैरता है, ब्लड के ऊपर तैरता है ये, और ये यहाँ जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ जमता है ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ से, जो हमारी नसें हैं उनमें जब ये जम जाता है, जो हार्ट की तरफ नसें जा रही हैं उनमें ही जब जम जाता है, तो जो हमारा ब्लड है उसको पास होने के लिए जगह कम मिलती है, जिसके चलते हार्ट पे क्या होता है, प्रेशर पड़ने लगता है। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है हमारा सैचुरेटेड वाला। ठीक है, इसके चलते क्या हो जाता है, थ्रोम्बोजेनिसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, थ्रोम्बोजेनिसिटी। थ्रोम्बोजेनिसिटी में क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो यहाँ पे हमारा ब्लड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, सॉरी ब्लड इकट्ठा नहीं हो रहा है, हमारा जो फैट इकट्ठा हो रहा है, जब यहाँ फैट इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ क्या होता है कि फैट के थक्के जमने लगते हैं, और यही हमारे कहाँ जाने
जाने लगते हैं, ब्लड में जाने, हार्ट की तरफ जाने लगते हैं, उसमें जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्रोम्बोजेनिसिटी होती है। इसके चलते क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट प्रॉब्लम इसके चलते होती हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, इसके चलते क्या होगी आपको, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड के चलते। ठीक है, और ये क्या घटाती है, ये हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी को घटा देती है। ठीक है, किसको घटा देती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है उसको ये सही से इस्तेमाल नहीं होने देता है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे घी, बटर, जितने भी हमें एनिमल से मिल रहे हैं, घी हो गया, बटर हो गया, ठीक है, ये सब जो भी हमारा एनिमल से मिल रहा है, इसके चलते क्या होगा, ये हमारी जो सेंसिटिविटी है उसको घटा देगा। ठीक है, किसकी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये घटा देगा। तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है अंदर से, तो ये क्या होता है, बॉडी में जमना शुरू कर देते हैं। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो ये क्या बनाते हैं, ये वाले सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, ये हमारी नसों में जम जाता है, हमारे ब्लड को पास होने में दिक्कत होती है। ये सब हम आगे जब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पर डे कितना 8 to 10% ही टोटल एनर्जी का बस सैचुरेटेड फैटी एसिड से लेना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा किसमें, इसके सोर्सेज क्या है, एनिमल सोर्सेज हैं, ये इसके सोर्सेज हमारे एनिमल सोर्सेज है। एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट ऑयल हो गया हमारा, वनस्पति घी, ठीक है, जो हमने अभी डालडा बनाया था हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से। एनिमल फैट हो गया हमारा, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट, और रेड मीट। ठीक है, तो रेड मीट वगैरह में जो कौन सा वाला फैट पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले तो समझ में आ गया इतना। ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं बॉडी के लिए ये। और दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, इसमें ना ये जो लो डेंसिटी वाला जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये मैंने लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल, तब उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा, इसको थोड़ा बहुत तो अभी भी बता दिया है मैंने, लेकिन डिटेल में लास्ट क्लास वाला जो लिपिड का हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें कोलेस्ट्रॉल जब पढ़ाया था तभी अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो हमारा दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या पाए जाएंगे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इससे क्या होगा, आपका इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के चलते हेलिकल स्ट्रक्चर इसका रिबन फॉर्म जैसा बन जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जम नहीं पाते हैं। ठीक है, सॉलिड नहीं हो पाते। तो ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, रेप सीड ऑयल हो गया, हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, और हमारा ये हमारे गुड फैट होते हैं। ठीक है, यानी कि म्यूफा का एग्जाम्पल क्या है, ये सारे आपके म्यूफा के एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं। मस्टर्ड ऑयल अगर आपका पूछा है तो मस्टर्ड ऑयल में सबसे ज़्यादा म्यूफा पाया जाता है। ठीक है, सब में थोड़ा बहुत सब कुछ पाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बाकी म्यूफा में तो अगर मस्टर्ड ऑयल है तो उसमें म्यूफा ही पाया जाएगा, प्यूफा नहीं पाया जाएगा, तो थोड़ा बहुत सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, मस्टर्ड ऑयल हमारा म्यूफा का रिचेस्ट सोर्स है। सबसे ज़्यादा म्यूफा आपको किसमें मिलेगा, मस्टर्ड ऑयल में मिलेगा। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर मस्टर्ड ऑयल आपका आता है तो बस आपने आंखें बंद करके लप्पा लगा देना है म्यूफा पे। ठीक है, और रेप सीड ऑयल में हमारा रिचेस्ट सोर्स हमारा किसका है, म्यूफा का है। ऑलिव ऑयल भी अगर आपका आता है तो सीधे सीधे म्यूफा लगा देना। ठीक है, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल अगर आपके आए हैं तो इनका तो बिल्कुल रट लो कि म्यूफा ही होता है हमारा ऑलिव ऑयल में और मस्टर्ड ऑयल में। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये गुड फैट है। ठीक है, क्या है, ये गुड फैट है, इनको अच्छा फैट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गुड फैट, क्योंकि ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, HDL या VHDL, वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ही क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि इससे जो हमारा लिपोप्रोटीन मिलेगा हमें, उसका क्या होगा, वेट भारी होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट उसका भारी होगा, वो थोड़ा वेट में डेंसिटी उसकी क्या होती है, थोड़ी भारी होती है, जिसके चलते जब वो हमारी जो वेसल्स हैं उनमें जब वो लिपोप्रोटीन आएगा तो वो अंदर तैरेगा। ठीक है, नीचे नीचे अंदर अंदर ब्लड वेसल्स में तैरेगा, ऊपर की तरफ नहीं तैरेगा। ठीक है, तो नीचे नीचे तैरेगा, तो इसलिए वो यहाँ पे जमता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनमें जमेगा नहीं। ठीक है, और बल्कि जो अगर आपका ये वाला जमा हुआ होता है थोड़ा बहुत, जो यहाँ पे आपके साइड में प्लाक जम जाता है,
वो उसको भी निकाल के ले जाता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अगर आपकी वेसल्स में थोड़ा बहुत ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के चलते लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जम भी गया है, तो हाई डेंसिटी प्रोटीन वो जितना भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको भी अपने साथ लेकर के लीवर तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो आपके आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो क्लीन रहेंगी, जिससे क्या होगा, आपका जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन आपकी बॉडी में ठीक होगा, ठीक है, अच्छा होगा सर्कुलेशन। तो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं आएगी। हार्ट अटैक का एक ही प्रॉब्लम है कि जो हमारी नसें हैं उसमें क्या हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, डिक्रीज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये क्या करता है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को घटाता है, ठीक है। किस में पाया जा रहा है, ओलिक एसिड पाए जाते हैं इसमें, ये बहुत कॉमन म्यूफा है। ओलिक एसिड क्या है, ओलिक एसिड के हमारे जैसे फैटी एसिड्स है ना, तो ओलिक एसिड एक फैटी एसिड है, कॉमन म्यूफा है, ठीक है। म्यूफा के अंदर कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है, बेसिकली इसके अंदर ओलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पाए जाते हैं, उसमें से एक ओलिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। अगर ये आता है कि ओलिक एसिड क्या है, एक कॉमन म्यूफा है, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। फिर है हमारा प्यूफा। प्यूफा में हमारे दो तरह के होते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या था, हमारा फैटी एसिड के अंदर हमारे दो थे, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो थे जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आपके कौन से थे, दो थे, म्यूफा और प्यूफा। म्यूफा की फुल फॉर्म क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्यूफा की क्या है, प्यूफा की है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा प्यूफा में हमारा होता है, प्यूफा भी हमारे दो तरह के पाए जाते हैं, एक है लिनोलेइक एसिड और एक है लिनोलेनिक एसिड। प्यूफा में हमारे बेसिकली दो मेन हैं, लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। लिनोलेइक एसिड क्या होता है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें इसको हम अच्छे से पढ़ा है हमने ये, ठीक है। तो लिनोलेइक एसिड हमारा क्या है, ओमेगा 6, देखो ओमेगा 6 है हमारा लिनोलेइक एसिड, और लिनोलेनिक एसिड क्या होता है, हमारा ओमेगा 3। आपने देखा होगा ओमेगा 3 के बड़े टीवी में भी ऐड आते हैं, और ओमेगा 3 के कैप्सूल्स के फ़ायदे बताए जाते हैं कि आपको अपनी डेली लाइफ में ओमेगा 3 क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे लगता है शायद तापसी ने भी इसका ऐड किया है, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स का। तो ये क्या है, ये आपके इसमें प्यूफा के अंदर दो हैं, लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। अब लिनोलेइक एसिड जो होता है, एक तो इसके 18 कार्बन एटम होते हैं और 2 डबल बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। टोटल चेन में कितने होंगे, 18 कार्बन एटम होंगे, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में। और इन कार्बन एटम के बीच में क्या पाए जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सैफ्लावर है, सनफ्लावर है, कॉर्न है, सीसम ऑयल है, ठीक है। अगर सैफ्लावर आ गया, सैफ्लावर या सनफ्लावर में से दोनों में से कोई भी आ गया, तो आपको क्या लगाना है, लिनोलेइक यानी कि प्यूफा लगाना है आपको, ठीक है। ओमेगा 6 आपको लगाना है, प्यूफा लगाना है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी आपकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन अच्छे से यूज़ होगा, ठीक है। ये आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने देगा, ठीक है। और जबकि आपका जो पहला वाला था, यानी कि जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड था, वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को घटाता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी की सेल्स के ऊपर वो फैट है, फैट परत जमा लेता है, जिसके चलते इंसुलिन जो है अपना काम नहीं कर पाता था। और ये क्या करता है, उस परत को क्लियर करता है, वहाँ पे जमने नहीं देता फैट की परत को, जिसके चलते इंसुलिन जो है वो अपना काम कर सकता है। इसके साथ ही साथ वो क्या करेगा, अपना डिक्रीज एडिपोसिटी, यानी कि जो आपका डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो आपका फैट इकट्ठा होता है उसको घटाता है ये, ठीक है। बॉडी में फैट जो इकट्ठा हो रहा है उसको घटाएगा ये। और साथ ही साथ जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ आपकी बॉडी में ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होकर जमता रहता है, उसको भी क्या करता है, घटाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है आर्किडोनिक एसिड, ए हम इसे बोलते हैं। अभी मैंने लास्ट क्लास में भी इस पर बात की थी, हमने सब पूरा कार्बन भी बताया था, कितने कार्बन होते हैं इसमें, कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, सब हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्किडोनिक एसिड है। प्यूफा और सैचुरेशन का रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम 1 ग्राम प्यूफा ले रहे हैं तो 0.8 ग्राम हमें क्या लेना है। अगर हमने 1 ग्राम प्यूफा लिया है तो उसके साथ हमें 0.8 ग्राम क्या लेना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें लेना होता है। ये इसका स्टैंडर्ड रेशियो है, इतना हमें लेना चाहिए, ठीक है। अगर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, अगर मैं 5 ग्राम ओमेगा 6 ले रही हूँ अपनी डाइट में, तो मुझे 1 ग्राम क्या लेना है, ओमेगा
3 लेना है, यानी कि 5:10 से लेकर के 1 ग्राम रेशियो किसके साथ है, 1 के साथ रेशियो है। तो 5:10 हमारा ओमेगा 6 है और ओमेगा 3 हमारा 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना रेशियो में हमें लेना चाहिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ठीक है, ये रेशियो हमारी डाइट में होना चाहिए। दूसरा है लिनोलेइक एसिड यानी कि ओमेगा 3। ये किस में पाया जाता है, ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है, रेपसीड में पाया जाता है। देखो मस्टर्ड ऑयल यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन बेसिकली मस्टर्ड ऑयल किसका सोर्स है, म्यूफा का है, और इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है मस्टर्ड ऑयल में। रेपसीड भी यहाँ भी है, लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल अगर म्यूफा में है तो बाकी नहीं पाए जाएंगे, बाकी भी पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़े कम मात्रा में पाए जाएंगे। अगर आपको मैच करना है तो किससे मैच करोगे, म्यूफा से करोगे। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला म्यूफा नहीं होगा तब आप ओमेगा 3 में लगाओगे उसको। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है, ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, रेपसीड ऑयल में पाया जाता है, और इसका मेन काम क्या होता है, नर्व टिश्यू बनाने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिश ऑयल हमारा पाया जाता है, फिश ऑयल में पाया जाता है, ये हमारा प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है, यानी कि बॉडी में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको घटाने का काम ये करता है। ठीक है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस को घटाता है, जो बॉडी की वेन्स में जो हमारी नसें हैं जिसमें वो फैट जमा हो जाता है, उस फैट को ये घटाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स फैट डिपोजिशन। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फैट है, जो फैट जो डिपॉजिट हो गया उसको घटाता है ये। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी जो नसें हैं, जो ब्लड जहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर हार्ट की तरफ, वो जब वहाँ पे हमारा फैट इकट्ठा हो जाएगा तो उसको घटाएगा, उस फैट को हटा देगा। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड घटाता है। ठीक है, जो फैट की जो हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, उसको ये घटाता है। क्लॉटिंग का मतलब क्या है, ये क्लॉटिंग जब फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है हमारी वेन्स के अंदर, तो ये क्या होती है, ये क्लॉटिंग, यहाँ पे फैट जमने लगता है। ठीक है, ब्लड के अंदर का जो फैट है वो क्लॉटिंग होने लगती है, और ये क्लॉटिंग कहाँ जाने लगती है, जमा हुआ जो क्लॉट्स बनते हैं, जो थक्के बनते हैं, ये हार्ट की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, इसके चलते चलते क्या होता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अल्फा लिनोलेइक एसिड में हमारे किस में पाया जाता है, फिश ऑयल में पाया जाता है। ये हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को घटाता है और सीरम लेवल को, एक मिनट, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं होगा, ये सॉरी, ये होगा यहाँ पे या तो बड़ा ये कर लो कि ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। ठीक है, मोर बेनिफिट इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लड के क्लॉटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है। एक तो वाली क्लॉटिंग होती है कि अगर मुझे चोट लगी तो वहाँ फटाफट ब्लड वो वहाँ क्लॉटिंग हो गई, वहाँ पे एक जाल सा बन गया और वो ब्लड जो है वो रुक गया बहना। ठीक है, जो ब्लड हमारा अभी निकल रहा था वो रुक गया। एक तो वाली क्लॉटिंग होती है जो ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। एक क्लॉटिंग वो होती है जो हमारे हार्ट में हो रही है। ठीक है, ये हमारी वेन्स के अंदर हो रही है। तो वेन्स के अंदर जब हमारा फैट बहुत ज़्यादा हो गया है तो फैट के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं ब्लड के, ठीक, ब्लड में। ठीक है, तो ये जो थक्के हैं, जो फैट के जो क्लॉटिंग बन गया है, ये कहाँ जाने लगता है, ये हार्ट की तरफ जाने लगता है। तो अगर ये हार्ट में जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे हार्ट फेल जैसी हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको ये क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो हमें क्या करना है, इस क्लॉटिंग को रोकना होता है। तो वो जब हम लिनोलेइक एसिड ओमेगा 3 ओमेगा 6 लेंगे तो ये क्या करता है, ये इस क्लॉटिंग को बनने से रोकता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसको ठीक कर देना। ये हाँ, ये वाला आएगा। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है और किसको घटाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये घटाता है। ठीक है, तो अगर ये एरो रखेंगे हम नीचे की तरफ, घटाने की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, ये क्या है, घटाने का निशान है। ठीक है, डिक्रीज का निशान है ये। तो अगर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को घटाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और अगर इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये बढ़ाता है। ठीक है, जबकि सैचुरेशन वाला जो हमारा सबसे पहला वाला है, सैचुरेटेड वाला, वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या करता है, घटाता है, हमारा सैचुरेशन वाला। तो वो उसका उल्टा है। ठीक है, इसलिए वो हार्मफुल होता है और ये बॉडी के लिए अच्छा होता है हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ठीक है, फिर है हमारे कुछ और भी टाइप्स हैं इसके, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हमारे कितने टाइप हैं। एक तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, मीडियम चेन फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, और हमारा वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में क्या होता है, हमारे 3 to 7 कार्बन एटम आएंगे। ठीक है, कितने आते हैं, 3 to 7 कार्बन एटम, यानी कि पूरी चेन में कितने कार्बन एटम हैं आपके पास, 3 to 7। ठीक है, 3 4 मान लो। ठीक है,
3 से लेके 7 तक के कार्बन आइटम होते हैं, तो वो क्या है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, ये हमारा ब्यूट्रिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, डेयरी फैट और बटर में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, डेयरी फैट और बटर में पाया जाता है। इसीलिए जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है उनको बोलते हैं कि आप बटर खाओ, क्योंकि बटर में क्या है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसको तोड़ना आसान है, क्योंकि 4 चेन ही है तो इसको आसानी से आप तोड़ सकते हो। ठीक है, इसीलिए जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम दिक्कत कर रही होती है उनको क्या बोलते हैं, बटर खाना चाहिए उन्हें। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है। मीडियम चेन फैटी एसिड्स में हमारा कोकोनट ऑयल और ल्यूरिक एसिड बोला जाता है इसको। ये इसका एग्जाम्पल ल्यूरिक एसिड है, किसमें पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। इसमें हमारे 8 to 13 कार्बन चेन पाई जाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप ही देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम इन्होंने जो बटर है, बटर को मीडियम चेन फैटी एसिड्स भी बोला है। ठीक है, कहीं कहीं बटर को मीडियम चेन फैटी एसिड में भी आप बुक्स में देखने को मिल जाएगा आपका। तो अगर शॉर्ट चेन है, बटर आया है तो शॉर्ट चेन है तो शॉर्ट चेन में लगा सकते हो, और मीडियम चेन पूछ आया है ऑप्शन में तो आप मीडियम चेन में लगा सकते हो बटर। ठीक है, दोनों में लग सकता है ये। तो आपका अगर मीडियम चेन फैटी एसिड है तो 8 to 13 कार्बन चेन होती है। ल्यूरिक एसिड इसका एग्जांपल है ल्यूरिक एसिड, और ये कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। इसी तरीके से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, इसमें हमारा 14 to 20 कार्बन चेन पाई जाती है। स्टीयरिक एसिड इसका एग्जांपल है, और मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है हमारा ये वाला। ठीक है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है हमारा 20 कार्बन एटम से ज़्यादा वाले। आर्किडोनिक एसिड इसका एग्जांपल है, और पीनट ऑयल में ये पाया जाता है। ठीक है, फिर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें हमारा एक तो वही है शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके अंदर हमारे 19 से भी कम कार्बन एटम पाए जाएंगे। लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें से हमारे 20 से 24 कार्बन एटम पाए जाते हैं। और वेरी लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसके अंदर हमारे 20 से भी ज़्यादा कार्बन चेन पाई जाती हैं। ठीक है, फिर है हमारा इसमें इसके बाद है फंक्शंस ऑफ फैट। अब फैट के हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, कुकिंग में क्या फंक्शन यूज़ करते हैं और बॉडी में क्या क्या फंक्शंस है उसके। तो कुकिंग वाले तो हमने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, शायद नहीं पढ़े हैं अभी। ठीक है, तो हमारा फंक्शंस ऑफ फैट में एक तो टेक्सचर देता है, ठीक है, फ्लेवर देता है, टेस्ट देता है, और पैलेटेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि आप देखोगे आपको पूरी देख के अच्छी भूख लगती है, पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है, खाने का मन करता है। पूरी, कचौड़ी, जो भी हम समोसे हो गए, जो ऑयली चीज़ होती है, जितनी ज़्यादा ऑयली चीज़ होगी हमारा जो भूख है उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, और टेक्सचर देता है, क्रिस्पीनेस लाता है ये। इसके अलावा 1 ग्राम फैट जो है आपका 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको देता है। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम फैट अगर मैं ले रही हूँ तो मेरी बॉडी को कितना मिलेगी, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मेरे बॉडी को मिलेगी। ठीक है, इसमें फैट और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाते हैं, फैट और प्रोटीन मिलके। ठीक है, किसको बना रहे हैं, हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। हाईएस्ट हीट एनर्जी डेंसिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किससे मिलती है, फैट से मिलती है। क्योंकि आप देखोगे प्रोटीन से कितनी मिल रही थी आपको, सिर्फ 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही थी, उससे भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिल रही थी। सिर्फ जो हमारा फैट है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी कि 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको देता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, आपके इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब तक आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा तो आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि ए, डी, ई और के, ठीक है, ये आपकी बॉडी में किसी चीज़ में घुल नहीं पाएंगे, और घुलेंगे नहीं तो आपकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इनको घुलने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, फैट चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं है डाइट में, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी भी आपकी बॉडी में हो जाएगी। एज ए थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है। आप अगर आपकी बॉडी में फैट है तो आपको ठंड नहीं लगेगी, आपकी बॉडी क्या रहेगी, वार्म रहेगी। ठीक है, इंक्रीज सटाइटी वैल्यू, ये आपकी सटाइटी वैल्यू को बढ़ाता है कि आपने अगर फैट खाया तो आपको बहुत टाइम तक फुलनेस की फीलिंग रहेगी, आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत ज़्यादा भर पेट खाना खाया है। ठीक है, कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, और ये जो फैट हैं ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स घूमते रहते हैं उनको क्या कर देते हैं, हम बॉडी में काम पे लगा देते हैं, इससे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट इसका एग्जांपल है जैसे पाम ऑयल। पाम ऑयल में क्या पाया जाता है, टोकोट्रॉल्स पाया जाता है, इसमें टोकोफेरॉल्स पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स क्या है, हमारा विटामिन ई। ठीक है, तो
ट्रायनॉल्स और हमारा टोकोफेरॉल्स और बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। सीसम ऑयल है हमारा, ये हमारे इसमें कौन सा पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल है। जैसे पाम ऑयल में हमारा क्या पाया जाता है, टोकोफेरॉल्स यानी कि विटामिन ई और बीटा कैरोटीन पाया जा रहा है इसमें, और सीसम ऑयल में हमारा क्या है, लिग्निन्स पाया जा रहा है, ठीक है। राइस ब्रान ऑयल है हमारा, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें भी हमारा टोकोट्रायोनॉल्स पाया जाता है यानी कि विटामिन ई, विटामिन ई टोकोफेरॉल्स है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है। तो टोकोफेरॉल्स हमारा विटामिन ई पाया जाता है, ओरिजिनॉल पाया जाता है, फाइटोस्टेरॉल्स पाए जाते हैं, ये फैटी एसिड्स हैं। इसके अलावा हमारा क्या है, सिक्युलिन, यानी सिक्युलिन क्या है, हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारा राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है, और इसके अंदर ओरिजिनॉल भी पाया जाता है। ओरिजिनॉल क्या है, आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो राइस ब्रान ऑयल में क्या पाया जाता है, ओरिजिनॉल पाया जाता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इन्होंने मैच करने के लिए दिया था कि ओरिजिनॉल किस में पाया जाता है, राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। ये आपकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। फिर है हमारा इसमें जो आपका आरडीए है। अगर मैं आरडीए देखूं, डाइट में कितना हमें फ़ैट लेना चाहिए, ठीक है। तो आरडीए में हम सभी फ़ैट का आरडीए पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने बीच में डाल दिया, वैसे जनरली मैं लास्ट में डालती हूँ, पर शायद हो सकता है लास्ट के टॉपिक बाद में मैंने नोट्स बनाए होंगे। तो ये जो हमारा आरडीए है वो हमारा मेल में, यानी कि जो मेल हैं, पुरुष हैं, अगर सेडेंट्री वर्क वाले हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो उनको कितना चाहिए, 25 ग्राम पर डे उन्हें पर डे लेना है, ठीक है। रोज उन्हें कितना लेना है फैट, 25 ग्राम लेना है। अगर मॉडरेट हैं तो उन्हें 30 ग्राम फैट लेना है। हैवी वर्क वाले हैं, जो स्टोन कटर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, अगर वो हैं तो उनको 40 ग्राम पर डे फैट अपनी डाइट में लेना चाहिए। फीमेल्स हैं, फीमेल्स में आपका अगर सीडेंट्री वर्क वाली फीमेल्स है तो उन्हें 20 ग्राम पर डे लेना चाहिए, मॉडरेट वाले को 25 ग्राम लेना चाहिए, और हैवी वाले को 30 ग्राम पर डे फैट लेना चाहिए फीमेल को, ठीक है। तो इतना फैट हमारी बॉडी में जरूर, फैट की भी अपनी वैल्यू है, फैट बहुत सारे काम करता है, ठीक है। तो इसलिए फैट हमारी बॉडी में होना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी में नहीं हो पाएंगे, जो अभी हमने देखे थे, ठीक है। तो इसमें फ़ैट ज़रूरी है, लेकिन हमें कम लेना चाहिए फ़ैट अपनी डाइट में, सिर्फ हमें इतने ही ग्राम फैट लेना चाहिए जितना हमें आरडीए में दिया गया है, ठीक है। अभी कुछ ये अभी छोड़ देना, अब ये कुछ, ये मैं जब वो पढ़ाऊँगी तब पढ़ा दूँगी, ये वाला पोर्शन ही गलती से लिख दिया है सब, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, फिर है हमारा थ्रोम्बोजेनिसिटी, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। थ्रोम्बोजेनिसिटी में क्या होता है, आपका जो टेंडेंसी ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट विद द ब्लड टू प्रोड्यूस अ थ्रोम्बस और क्लॉट, ठीक है। ये क्या करता है, थ्रोम्बोजेनिसिटी में क्या होता है कि अभी हमने देखा था ना कि जो हमारा, जब मैं फ़ैट खा रही हूँ, ठीक है, फ़ैट में मैंने घी, बटर और ये वाला एनिमल फ़ैट लिया है, तो उससे जो सैचुरेटेड वाला था जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा था, ठीक है, जब वो वाला फ़ैट लिया है तो उससे क्या बढ़ेगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, यानी कि एलडीएल बढ़ेगा उससे, ठीक है। जब एलडीएल उससे बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारा एलडीएल बढ़ने से हमारी जो वेन्स हैं, जो बॉडी की नसें हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स हमारी नसें होती हैं, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ठीक, उन नसों, और ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हमारे दिल की तरफ, हमारे हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ लेके जाती हैं ये, ठीक है। तो जब वहाँ ब्लड को लेके जाती हैं तो उसमें जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो जमने लगता है यहाँ, ठीक है। ज़्यादा हम खाएंगे तो वो क्या होगा, ब्लड में जमने लगेगा, ठीक है, जो हमारी नसें हैं जमने लगेगा, इसके चलते हमारा ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे कम होता है। साथ ही साथ वो क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग भी बनाने लगता है, जो अभी बताया था ना, क्लॉटिंग बनाने लगता है। यही क्लॉटिंग आपकी किसकी तरफ जाने लगती है, हार्ट की तरफ जाने लगती है क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड के तरीके से बनाने लगता है वो, ठीक है। तो ये टेंडेंसी ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट विद द ब्लड टू प्रोड्यूस अ थम्बस और क्लॉट, तो ये क्या करता है, क्लॉट या थम्बस को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोजेनिसिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर है एथ्रोजेनिक। एथ्रोजेनिक हमारा क्या है, एथ्रोजेनिक में हमारे यही वाले मैंने इधर लिखे हैं, ठीक है। एथ्रोजेनिक में हमारा फैट डिपोजिशन इन द आर्टरीज, जो आपकी आर्टरीज हैं, जो आपकी नसें हैं, उनके अंदर क्या होता है, आपका फैट जो है वो जमना शुरू कर देता है, ठीक है। एडिपोसिटी है हमारी, एडिपोसिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होने लगता है, फैट बनाता है। जैसे कि आप देखोगे एब्डोमिनल एरिया है आपका, टमी वाला एरिया है, उसमें फैट इकट्ठा होने लगता है, आपके बैक में फैट, शोल्डर में फैट है, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एथ्रोस्क्लेरोसिस है, एथ्रोस्क्लेरोसिस में हमारे क्या होता है, develop when a sticky substance is called plaque develops inside your arteries, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में हमारा क्या है,
ये जो हमारी वेल्स थी ना, वेल्स में जो जब यहाँ फैट आया है, ठीक है, तो फैट यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला, ये फैट हमारा यहाँ जमना शुरू हो जाता है और प्लाक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्लाक में जब ये कन्वर्ट होता है और यहाँ इकट्ठा जमना शुरू हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड को निकलने की जगह कम मिलेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। जब ब्लड को जगह कम मिलेगी, यहाँ पे नसों के बीच में हमारी ब्लड जमा हो गया, तो क्या होगा, आपका जो हार्ट है उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम, बीपी वाली प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर वाली यानी कि बीपी वाली प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो इसके बाद है हमारा रोल ऑफ फैट इन कुकरी, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। तो ये सिंपल से कुछ चीज़ें हैं जो जब हम अभी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने साइड में लिखा है ना, ये सब आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ये चारों पांचों टर्म्स जो है वहाँ पे हम ये स्टेप्स हैं कि किसके बाद कौन सा टर्म्स आता है। जब फैट जमा होने लगता है तो पहले प्लाक बनेगा, प्लाक के बाद इस तरीके के अलग अलग स्टेजेस आती हैं, तो वो हम यहाँ ये वाला पोर्शन हम वहाँ पढ़ लेंगे। तो उसको यहाँ छोड़ दीजिएगा, मैंने देखा नहीं तो इरेज करके फोटो डालती। चलो नेक्स्ट हो गया आपका रोल ऑफ फैट इन कुकिंग, ठीक है। कुकरी यानी कि जो आप खाना पकाते हो उसमें फैट का क्या क्या रोल है। तो पहला तो ये टेक्सचर को बनाना है। आपने देखा होगा कि क्रिस्पीनेस देता है फैट ना। मटरी देखोगे आप, जो मटरी हम बनाते हैं वो कितनी क्रिस्पी हो जाती है, पूरी कितनी क्रिस्पी हो जाती है। तो क्रिस्पीनेस टेक्सचर बनाता है, पैलेटेबिलिटी को बढ़ाता है और कंजप्शन को बढ़ाता है। आपको लगता है रोटी अगर कोई 2 खाता है तो पूरियाँ वो 4 या 5 खा सकता है, वो आपकी कंजप्शन को बढ़ाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा भूख लगती है फैटी खाना देख के, ठीक है। एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग के मीडियम की तरफ भी काम करता है। अगर किसी को कभी वाटर में खाने को बॉईल नहीं करना है, नहीं पकाना है, तो वो तेल में भी खाने को पका सकता है। जैसे कि हम पूरी पकाते हैं, ठीक है। रोटी आटे को हम क्या करते हैं, बेल करके हम किस में डाल देते हैं, उसको चपाती बना करके उसे ऑयल में डाल देते हैं, ऑयल ही उसे क्या कर देता है, पका देता है, ठीक है। तो ये एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग भी काम करता है हमारा ऑयल। फिर एज अ शॉर्टनिंग ही आता है एग्जाम में, शॉर्टनिंग हो गया और एज अ सीजनिंग, ये दोनों आपके एग्जाम में आते हैं कि फैट क्या करता है, एज अ शॉर्टनिंग काम करता है। शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप डो बनाते हो यानी कि जब आटा गूंदते हो, आपने देखा होगा मम्मी लोग जब पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं या फिर जब मम्मी लोग मटरी के लिए आटा गूंदते हैं, तो उस समय ही वो गूंदने से पहले यानी कि जब वो डो बनाते हैं, डो बनाने से पहले ही जब आपका सूखा आटा है वो पानी डालने से पहले उसमें क्या करते हैं, 2 चम्मच घी मिला देते हैं। उसके बाद उसमें वाटर डाल करके उसका डो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद गूंदते हैं आटे को। तो इससे क्या होता है आपका, इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं शॉर्टनिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग, ठीक है। फैट एड इन डो मेकिंग, जब हम डो बना रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, उसमें फैट ऑयल या घी हम उसमें ऐड कर देते हैं, पर्टिकुलर पार्टिकल्स माउथ फील। इससे क्या होता है ना, जब मैंने ये मेरा डो है, ठीक है, ये मेरा आटा है, आटे में मैंने क्या किया, घी डाला, 1-2 चम्मच मैंने इसमें आटे में घी डाला। तो ये क्या करेगा, हर जितने भी मेरे आटे के अणु हैं उनकी चारों तरफ क्या बना लेगा, एक कोट बना लेगा, ठीक है। घी क्या करेगा, आटे की चारों तरफ क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। तो जब भी मैं खाऊंगी, जैसे आपने खाया होगा हलवा, ठीक है, जब हम हलवा खाते हैं तो हलवे में, जब हम सूजी का हलवा खाते हैं तो हलवे के एक एक कण को हम फील कर सकते हैं अपने मुंह में, ठीक है। जब हम माउथ में हलवे का टेस्ट लेंगे तो हमें एक एक कण का टेस्ट आता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो घी है वो क्या करता है, हर एक हलवे के या फिर हर एक जो पार्टिकल्स हैं, हर एक अणु है, उसके चारों तरफ एक क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। तो जब हम उसे खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर, जब हम उसे अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो हमें एक एक, जब हम उसे चबाएंगे, च्यू करेंगे, हम मुंह में टेस्ट लेंगे तो हमें एक एक पार्टिकल का क्या आता है, टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टनिंग बोलते हैं। फैट एड इन डो मेकिंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स माउथ फील। तो आपको हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या मिलेगा, माउथ फील मिलेगा। आपको मुंह के अंदर एक एक पार्टिकल आप उसका एंजॉय कर पाओगे। जैसे पूरी हो गई, कचौड़ी हो गई, हम आपकी पेस्ट्री, केक हो गए, हलवा हो गया, इन सब में हम क्या करते हैं, शॉर्टनिंग करते हैं। इसके जब आप हलवा भूनते हो तो आप उसमें क्या करते हो, बहुत सारा घी डालते हो, घी में भूनते हो। उसका रीज़न यही है उसका कि आपको क्या मिले, एक एक माउथ फील मिले एक एक पार्टिकल का, आप खाते समय, इसलिए वो इतना टेस्टी लगता है, ठीक है। फिर एज अ सीजनिंग है, एज अ सीजनिंग में क्या होता है, अब सिंपल सा है, जब हम क्या करते हैं, घी दाल बनाए, हम दाल के ऊपर 1 चम्मच से जब घी डाल दिया, 1 चम्मच घी हमने डाल दिया दाल में, ठीक है। तो वो क्या है, वो सीजनिंग है। सीजनिंग की तरफ भी हम क्या करते हैं, फैट को यूज़ करते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल
अपॉन सैलेड, जैसे कि जो लोग सैलेड के शौकीन होते हैं वो सैलेड में क्या करते हैं 1 स्पून ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। हेल्दी हो जाता है और टेस्ट को भी बढ़ाता है वो। जैसे हम दाल में क्या करते हैं घी को डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके सीजनिंग की तरह एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है। जब आपने जो सैलेड बनाया उसके ऊपर से 1 चम्मच आपने सीजनिंग की तरह, एक तरह से डेकोरेशन की तरफ या टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आपने उसमें 1 चम्मच घी ऊपर से ही ऐसे ही ऐड कर दिया, या ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया। हेल्दी लोग क्या करते हैं सैलेड के ऊपर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुकरी के फंक्शंस हैं। शॉर्टनिंग और सीजनिंग जो है कई बार एग्जाम में आया है, मैच करने के लिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है। ये एक तरफ वो फैट दे देते हैं, फैट के फंक्शन में आपको शॉर्टनिंग और सीजनिंग जो है वो मैच करना होता है। सीजनिंग क्या है, सीजनिंग वो है जो ऊपर से हम घी ऐड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में ऑयल ऐड कर रहे हैं। और शॉर्टनिंग में क्या है, शॉर्टनिंग में हम क्या करते हैं, हर एक जब डो बनाते हैं या फिर जब कुछ हम ऐसा बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं घी डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ताकि हमें हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या हो, माउथ फील आए, ठीक है। फिर है चेंज इन फैट ड्यूरिंग स्टोरेज। इसमें क्या है, जब आप स्टोरेज करोगे तो आपकी जो फैट है, जब आप कुछ टाइम हम अपने फैट को रखते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब कुछ चेंजेस हैं जो हमारे फैट स्टोरेज के ड्यूरिंग आते हैं। यानी कि मैंने कुछ, मान लीजिए मैंने मटरी मैंने बना के घर पे रख ली, तो मटरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, जो हमने उसमें फैट यूज़ किया है उसके अंदर क्या क्या चेंज हमारे आएंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चेंज आता है रेंसिडिटी। आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रेंसिडिटी किस में पाई जाती है, तो रेंसिडिटी किस में होती है, फैट में होती है, लिपिड में होती है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, जब हम फैट को स्टोरेज करते हैं, ठीक है, फैट को रखा मैंने, जो मैंने मटरी बनाई थी फैट में तल करके, उसको जब मैंने मटरी को रखा तो उसके अंदर जो फैट है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जिसके चलते वो मटरी जो है वो खराब होने लगेगी, ठीक है। तो बाय द कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन, किसके कारण आता है, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट करके होता है। रेंसिडिटी कैसे आती है, जो मटरी मैंने रखी है स्टोरेज में, मैंने अपने घर में मटरी रखी है एक डब्बे के अंदर, तो वो जो मटरी है वो किसके साथ कांटेक्ट करेगी, एयर के साथ करेगी, ठीक है, हवा के साथ करेगी, ऑक्सीजन के साथ करेगी। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करेगी तो उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, ठीक है। वाटर के कारण हो सकता है आपका हाइड्रोलिसिस, ठीक है, अगर वाटर उसमें आ गया है हल्का फुल्का, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो 3 तरह से उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। इसको ऑटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन, किसको, रेंसिडिटी को, ठीक है। क्यों इसलिए बोलते हैं, क्योंकि अपने आप ही कुछ नहीं खराब, हम कोई भी उसमें कुछ भी कोई नहीं कर रहा है, वो खुद ही जो उसके अंदर फैट है वो अपने आप को खुद ही खराब कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में आ करके। तो ऑटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम रेंसिडिटी को, ठीक है। ये क्या है, ऑटो ऑक्सीडेशन है। फिर है फ्लेवर रिवर्सन। फ्लेवर रिवर्सन में क्या होता है, रेंसिड होने के कारण फूड जो है अपना फ्लेवर खो देता है, ठीक है, अजीब सा फ्लेवर हो जाता है, आपका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा और ग्रीसी फीलिंग होगी आपको। ग्रीसी फीलिंग मतलब आप देखोगे, आपकी जब आपने वो खाया है खराब फैट वाला फूड, तो आपकी जो जीभ है, उस जो आपकी टंग है उसके ऊपर क्या करेगा, वो चिपकेगा, ठीक है, जीभ से ग्रीसी ग्रीसी सा फीलिंग आएगा, चिपकेगा वो, ठीक है। तो ये आपकी आएगी, इसमें ग्रीसी फीलिंग आएगी। हाइड्रोजनेशन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस बोलते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। तो हमारा ये आपका हो गया हाइड्रोजनेशन वाला, हो गया आपका फ्लेवर रिवर्सन हो गया, यानी कि जो आपका फ्लेवर है वो आपका खराब हो जाता है, ठीक है। फ्लेवर खराब हो जाता है, किसके कारण फ्लेवर आपका खराब हो रहा है, क्योंकि आपका जो आपका फैट है उसने क्या किया है, रिएक्शन कर दी है, किसके साथ रिएक्शन कर दी है उसने, एयर के साथ, ठीक है, या फिर वाटर के साथ, या फिर किसी एंजाइम के साथ। तो उसके चलते क्या हो गया, उसका ऑटो ऑक्सीडेशन हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिड बोलते हैं। एग्जाम में आया हुआ है, रेंसिडिटी हम इसको बोलते हैं, रेंसिड फूड बोलेंगे उसे, ठीक है। तो उसका फैट जो उसके अंदर का फैट है उसका टेस्ट जो है खराब हो जाएगा, और खराबी ग्रीसी टेस्ट उसका होगा, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजनेशन भी हो जाता है, जब हाइड्रोजन गैस के साथ हम रिएक्ट कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, तो वो क्या हो जाता है, आपका सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, जो कि हमने पहले पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल का अगर हम हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो वो कैसे होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या है, ऑयल प्लस फैट, ऑयल प्लस फूड। इसमें क्या होता है, जब भी मैं ऑयल और फैट को
हीट करूंगी, ठीक है। मैंने गरम किया फैट को, मैंने ऑयल लिया, ऑयल को गरम किया, उसके अंदर मैंने पूरी डाली, ठीक है। तो फैट कोई फूड डाला, तो जब मैं फूड डालूंगी तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, हीट क्या करेगी, उन दोनों के बीच में रिएक्शन करेगी, ठीक है। क्या करेगी, उन दोनों के बीच में रिएक्शन करेगी, हीट, रिएक्शन इन ऑयल। तो क्या होगा, ऑयल के अंदर क्या होने लगेगी, रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हीट करा मैंने तो क्या हुआ, बबल्स आएंगे उसमें। बबल्स क्यों आएंगे, ड्यू टू वाटर इन फूड एंड वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम। जो भी मैंने पूरी डाली है, ठीक है, पूरी में जो आटा है उसमें क्या है, ऑब्वियसली जब मैं आटे को मैंने गूंदा है वाटर के साथ, तो उस जो पूरी को मैंने, कच्ची पूरी मैंने बेली है, उस पूरी में क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर कंटेंट है उसके अंदर। तो जब मैंने वो गरम तेल में उस वाटर वाली पूरी को डाला, ठीक है, वाटर होगा ही होगा। आप अगर पकौड़ी भी बना रहे हैं तो पकौड़ी में भी वाटर होगा, ठीक है। तो जब भी मैं पकौड़ी भी बना रही हूँ तो मैंने तेल को गर्म किया, ऑयल को मैंने खूब सारा गर्म किया, हीट किया, बॉईल किया ऑयल को, फिर उसके अंदर मैंने पकौड़ी डाली, ठीक है। तो जब मैंने उसके अंदर पकौड़ी डाली तो क्या होगा, जो उसके अंदर पकौड़ी का जो वाटर था, ठीक है, वाटर जो है पकौड़ी के अंदर, वो क्या करेगा, वो उसके चलते बबल्स बनने लगेंगे, ठीक है, ड्यू टू वाटर इन फूड एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो बहुत ऑयल जो है वो हमारा हाई टेम्परेचर में है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा ऑयल जो है वो बॉईल हो जाता है, ठीक है, इतना तक वो उबल सकता है। तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका है और मैंने उसके अंदर वाटर डाल दिया, तो वाटर जैसे ही उसके अंदर जाएगा मेरी ऑयल के अंदर, ठीक है, ऑयल के अंदर जैसे ही वाटर जाएगा पूरी के साथ या फिर पकौड़ी के साथ जैसे ही जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टीम बन जाएगा वाटर, ठीक है। स्टीम बनेगा वो वाटर, और वो स्टीम बाहर निकलने लगेगी, जिसके चलते क्या होगा, बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो बुलबुले से बनने लगते हैं, ठीक है। तो बबल्स, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बबल्स आएंगे ड्यू टू वाटर इन फूड एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बनेगी वाटर की, क्योंकि एकदम से आपने पानी को बहुत तेज तेल में डाला है। जैसे ही वो उसके अंदर जाएगी पूरी हमारी, तो उसके अंदर का जितना भी वाटर है पूरी का, वो एकदम से क्या करने हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा, ठीक है, भाप बन के, स्टीम बन करके वो बाहर निकलने लगेगा, जिसके चलते क्या आएंगे, उसमें बबल्स आने, यानी कि बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर बबल्स क्या होंगे, तो सबसे पहले बबल्स आने शुरू हुए, फिर बबल्स क्या होंगे, डिसअपियर होंगे, ठीक है, डिसअपियर होंगे। इससे क्या होगा, आपका जो कलर है उसमें चेंज, बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर में बबल्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, और जो आपका ऑयल है उसमें आपको बदलाव देखने मिल जाएंगे, ठीक है। ऑयल, वाटर, स्टीम और ऑक्सीजन, ये सारी मिलकर के क्या कर देंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। जो तेल है, तेल के अंदर देखिए ऑयल तो है ही, और ऑयल के साथ क्या आ गया, वाटर भी आ गया स्टीम की फॉर्म में, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है। तो इसके चलते ऑक्सीजन भी आ गया है, तो उसके चलते क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन कर देंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करेंगे, जिसके चलते जो हमारे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स है, तेल के अंदर जो हमारे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाएंगे, ठीक है। जो तेल के अंदर हमारे पास जो फैटी एसिड से जो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएंगे, टूटेंगे किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। इसी से बने थे ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो अलग अलग हो जाएंगे, और हम उसे लगातार जब हीट करते रहेंगे उसके बाद भी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिएक्शन विद ऑयल। तो हमारी जो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिएक्शन विद द ऑयल, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन है, तो क्या होगा, हमारा जो ऑयल है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ऑयल है, ऑयल के साथ क्या है, ऑक्सीजन, हम कंटिन्यू से हीट करते रहेंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके चलते क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारे ऑयल का, ठीक है। इससे ऑयल में फ्री रेडिकल्स बनने लगेंगे, ठीक है, ऑयल में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। यही फ्री रेडिकल आपके फूड में जब हम दोबारा जब उसको यूज करेंगे ऑयल को, तो यही फ्री रेडिकल आपके फूड में मिक्सअप हो जाएंगे, जिसके चलते आपका जो खाने का जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये तब है, मान लीजिए मैंने पूरी बनाई, ठीक है, पूरी जब मैं पका रही हूँ पूरी को, तो पूरी को पकाते समय पूरी के अंदर जितना भी तेल है, वो वाटर है, उसके वाटर पूरी गई वाटर में, ठीक है। तो मैं उसे हीट कर रही हूँ, उसके बाद जो हमारा ऑयल है उसमें तेल के अंदर वाटर जाएगा, वाटर के साथ वो क्या कर देगा, रिएक्शन कर देगा तेल हमारा, ठीक है, जिसके चलते वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन करेगा। तो जो हमारे फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल हैं वो अलग अलग हो जाएंगे उस रिएक्शन के चलते, और फिर हम लगातार उसे बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में बार बार खाना पका रहे हैं उसी ऑयल में, तो क्या होगा, वो उस ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो ऑयल जो है रिएक्शन करने लगेगी और आपका फ्री रेडिकल बन जाएंगे ऑयल में। इसीलिए हम बोलते हैं कि रीहीटेड ऑयल को बार बार यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो फैटी एसिड है वो क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और वो हार्मफुल हो जाते हैं बॉडी के लिए। फिर तो यही जो रेडिकल्स हैं वो हमारे फूड के साथ में मिक्सअप हो जाएंगे, और हमारे फूड का जब हम उसमें दोबारा खाना बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसके टेस्ट को बिगाड़ देंगे, ठीक है।
तो ये सिंपल सा रीहीटेड ऑयल का है कि अगर हम बार बार हीट करे हुए तेल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या वाटर है, वाटर के चलते उसके अंदर रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन के चलते फैटी एसिड्स और हमारा ग्लिसरॉल टूट गया है, टूट करके उसमें फ्री रेडिकल्स बनने लगे हैं। वही फ्री रेडिकल हमारे फूड के साथ एक तो फूड को भी ख़राब करेंगे वो, और हमारी बॉडी के लिए भी क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। ठीक है, ऑयल प्लस हीट प्लस फूड। ऑयल है ही हमारा, उसको जब हमने हीट किया और फूड को किया तो हाइड्रोलिसिस बिकॉज वाटर प्रेजेंट इन द फूड। तो क्या होगा, हमारे फूड में जो वाटर पाया जाता है, पूरी में भी वाटर पाया जाएगा। जब हम पूरी बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, वाटर पाया जाएगा। जब हम पूरी को तलने के लिए जा रहे हैं, पकौड़ी अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या है, वाटर पाया जाएगा। ठीक है, तो वही वाटर क्या करेगा, तेल का हाइड्रोलिसिस कर देगा। ठीक है, यानी कि उसके फैटी एसिड्स को अलग कर देगा। समझ में आया इतना? उसके डबल बॉन्ड्स को तोड़ देगा, फैटी एसिड्स को अलग कर देगा, जिसके चलते क्या होगा, वो तेल जो है वो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, थर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। फिर है हमारा थर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल है। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस फ्री रेडिकल हाइड्रोपेरोक्साइड्स कंजुगेटेड डायनोइक एसिड ऑयल में बने रहते हैं। हम थर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल में क्या होता है, ये सारे केमिकल्स हमारे ऑयल में आ जाते हैं जो बॉडी ऑयल को खराब करने में सहायक होते हैं, ऑयल को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, थर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देगा हमारा तेल, फ्री रेडिकल्स होंगे उसके अंदर, हाइड्रोपेरोक्साइड्स कंजुगेटेड डायनोइक एसिड, ये सब इसमें अगर आ गया है, ये सब केमिकल्स हैं, तो क्या होगा, ऑयल जो ऑयल में बने रहते हैं, ऑयल को क्या कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन ऑयल का कर देते हैं। ठीक है, फिर है पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का पॉलीमराइजेशन क्या है, अलग हुए फैटी एसिड जो है वो क्या करेंगे, अच्छा जो हमारा फैटी एसिड था जो यहाँ पे अलग हो गए हैं। ठीक है, बार बार हमने उसे हीट किया, हीट करने के चलते क्या हो गया, हमारा फैटी एसिड टूट गया है। ठीक है, तो हीट करने के चलते जो हमारा फैटी एसिड टूट गया है वही क्या करेगा, अब वो जो दोबारा से बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, जो फैटी एसिड टूट गए थे ना, अलग हो गए थे, तो इससे क्या होगा, पॉलीमर बनाना शुरू करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्योंकि मोनोमर अलग अलग हो गए ना, सारे फैटी एसिड जो है वो मोनोमर्स हैं, वो अलग अलग हो गए, तो वो वापस क्या करने लगेंगे, बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। तो जब वो दोबारा से बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, उनका जो पॉलीमर है वो हमारा ऑयल को डैमेज, इससे ऑयल जो है और भी ज्यादा डैमेज होगा और उसमें डाइमर बनने लगेंगे। ठीक है, ये क्या है, डाइमर है, ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, जो पॉलीमर है, पॉलीमर क्या करेगा, आपके ऑयल को डैमेज कर देगा, जिससे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा। ये आपके हेल्थ के लिए, फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, हेल्थ के लिए, फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए हार्मफुल है ये। ठीक है, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में क्या हो गया, जो आपके फैटी एसिड्स अलग हो गए थे वो वापस आपका क्या बनाने लगेंगे, आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे, बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, जिसके चलते उसमें डाइमर बन जाएगा। और डाइमर जो है वो हेल्थ के लिए, फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक स्टेज होगी। रीहीटेड के बाद पहले टूटा, फिर वापस जुड़ने लग गया, तो जिसके चलते जुड़ने के चलते क्या होगा, इसमें डाइमर बन गए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फैट स्पॉइलेज। अगर हमें फैट को खराब होने से बचाना है, स्पॉइलेज से बचाना है, तो हमें कैसे बचाना होगा। एक तो हमें उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, लगभग फैट में सब में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट को और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फैट का ऑक्सीडेशन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, जैसे विटामिन ई हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, फिनोलिक कंपोनेंट्स जैसे BHA1, BHT2 और प्रोफाइल गैलेट। ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये हमारा फिनोलोइक के कंपोनेंट्स है। फिनोलोइक कंपोनेंट्स यूज करने से क्या होता है, आपका जो फैट स्पॉइलेज है वो नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, BHA क्या है हमारा, ब्यूट्रिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, ये हमारा BHA की फुल फॉर्म है। ठीक है, केमिकल साइंस। सब BHT है हमारा ब्यूट्रिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूएंस। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये सब हमारे केमिकल्स हैं। इनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने फैट को ख़राब होने से बचा सकते हो। तो हम फैट में अगर ये चीज़ें डालेंगे तो हमारा क्या होगा, फैट खराब नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा आज लिपिड पूरा खत्म हो गया, यानी कि हमारे जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे वो पूरे तरीके से आज हमारे खत्म हो चुके हैं। कल से हम अपने विटामिन और मिनरल्स स्टार्ट करेंगे, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कल मैं ये वीडियो रेगुलर बना सकूँ, क्योंकि मेरी आजकल थोड़ा वायरल इन्फेक्शन के चलते काफ़ी सारा गैप हो गया है। तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब यही जो हमने पढ़े हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसी को मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए जो अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जरूर बना लेना है, क्योंकि इसमें सब वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है,
प्रोटीन है और फैट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट में हमने ये देखा था कि जब कार्बोहाइड्रेट बन रहा था तो उसमें क्या पाया जाता था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और CHO और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स पाए जाते थे। आपने देखा था जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था उसमें कौन सा वाला पाया जाता था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा पाया जाता है, प्रोटीन में, ये एग्जाम में एक्चुअली बहुत क्लियर होने चाहिए, आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में, इसीलिए मैंने इनकी एक टेबल फॉर्म में इनको कर दिया है। तो प्रोटीन में हमारा क्या पाया जाता है, अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH पाया जाता है हमारा प्रोटीन में, ठीक है। तो इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन के साथ ये वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे, प्रोटीन है तो ये वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे हमारे, और अगर फैट है तो हमारे एस्टर्स ग्रुप जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स एस्टर्स इसमें लगते हैं, ठीक है। इसमें तो अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो ग्रुप और हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। इसमें क्या लगा होता है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ साथ हमारे क्या है, अल्कोहल और हमारा फैटी एसिड्स हमारे इसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट में, जब एक जितने भी मोनोसैकेराइड्स, सॉरी कार्बन एटम्स हैं उनको किससे जुड़ते हैं, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं वो किससे जुड़ेंगे, हमारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। यानी कि मोनोमर्स को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि एमाइड बॉन्ड है, वो हमारा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड हम किस में यूज करते हैं, या एमाइड बॉन्ड हम यूज करते हैं प्रोटीन को जोड़ने के लिए। यानी कि प्रोटीन को जोड़ने का मतलब क्या है, जो हमारे अमीनो एसिड हैं वो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे आपस में, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। और ये क्या है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन थी, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल इसमें निकल रहा था, ठीक है। और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, इसमें एस्टर बॉन्ड बनता है। अगर ये पूछा जाएगा कि फैट में जो फैटी एसिड्स हैं वो आपस में किस बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं ताकि वो फैट बना सकें, लिपिड बना सकें, लॉन्ग चेन बना सकें, वो जुड़े होते हैं एस्टर बॉन्ड में। प्रोटीन में अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि एमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। इसमें हमारे मोनोसैकेराइड्स और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो एस्टर बॉन्ड्स में हमारा फैटी एसिड और हमारे ग्लिसरॉल जुड़े हुए होते हैं। सिंगल बॉन्ड हमारा किसमें पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है हमने जस्ट, ये जो है ये हमारे पुराने हैं। तो ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारा किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। प्रोटीन में हमारा पाया जाता है हाइड्रोजन और सल्फर बॉन्ड, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा स्ट्रक्चर, आयोनिक बॉन्ड, डाइपोल और डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड इंटरेक्शन यानी कि बॉन्ड, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और टर्सरी में कौन सा पाया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, सिर्फ इसको आपको टेबल फॉर्म में याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है इसीलिए ये बनाया है, ठीक है। तो अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हमें रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाना है तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, केलिंग्स टेस्ट लगाएंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे और बारफॉइड टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। ये 3 लगाएंगे। और इसके अलावा सेली वॉन हॉफ टेस्ट लगाएंगे जो हमें कीटोन और एल्डोज ग्रुप में अंतर बताएगा, यानी कि ये वाला ग्रुप है या ये वाला ग्रुप है वो कौन बताएगा, सेली वॉन हॉफ टेस्ट बताएगा। आयोडीन टेस्ट भी हमें ये बताता है कि इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है, स्टार्च है या नहीं है, ये बताने के लिए हम आयोडीन टेस्ट को यूज करते हैं। ओशाजोन टेस्ट हमें ये बताता है कि हमारा कौन सा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या फिर गैलेक्टोज है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ओशाजोन टेस्ट बताता है। ये हमें रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ जाते हैं पीजीटी टीजीटी के, कि ओशाजोन टेस्ट हम किस में यूज करते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आयोडीन टेस्ट में हम किस में यूज करते हैं, सेली वॉन हॉफ टेस्ट हम किस में यूज करते हैं, ये हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें ये रखने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, हमारी रिएक्शंस में हम एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है प्रोटीन में, ठीक है। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप टूट जाता है वाली रिएक्शन इसमें होती है। निनहाइड्रिन की रिएक्शन इसमें होती है, और ज्यूटरायन यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वाली जो रिएक्शन है वो इसमें होती है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें नेट जीरो को हम चेक कर रहे थे, नेट जीरो चार्ज इसमें आपको देखने को मिला था, ठीक है। और टाइट्रेशन की रिएक्शन हमारी किस में होती है, प्रोटीन में होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी है, इसमें हम सॉल्युबिलिटी भी देखते हैं, इसमें नेट जीरो जो है वो हमारा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है।
प्रोटीन एनालिसिस के लिए हम एक तो जॉन जिल्डाल मेथड हम यूज़ करते हैं, जॉन जिल्डाल मेथड है ये, और टाइट्रेशन टेस्ट हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। प्रोटीन को एनालिसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जॉन जिल्डाल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और टाइट्रेशन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर टाइट्रेशन टेस्ट की बात आ रही है तो बस आपको प्रोटीन लगा देना है। जॉन जिल्डाल मेथड हम पूछा है कि किस में यूज़ होता है तो प्रोटीन लगा देना है, ठीक है। निन हाइड्रोजन रिएक्शन किस में होती है, प्रोटीन में होती है। डी कार्बोक्सिलेशन किस में होता है, प्रोटीन में होता है। और आपका ज्यूटर आयन किस में पाए जाते हैं, प्रोटीन में पाए जाते हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रोटीन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब तो हम सिर्फ टेबल फॉर्म में उनको याद कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैट। तो फैट में क्या क्या था, फैट में एक तो हमारा अल्कोहल और फैटी एसिड के एस्टर्स पाए जाते हैं, ये देख लिया आपने। इसमें OH यानी कि अल्कोहल और COH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है। एस्टर बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ठीक है। इसमें आपका एस्टिमेशन ऑफ लिपिड है, अगर आपको लिपिड का एस्टिमेशन करना है तो आयोडीन टेस्ट कर सकते हो, एसिड वैल्यू टेस्ट कर सकते हो। एसिड वैल्यू टेस्ट से हम क्या देख रहे थे कि कितने ज़्यादा फैटी एसिड्स इसमें टूटे हुए हैं, वो हमारा एसिड वैल्यू टेस्ट से निकल के आ रहा था, ठीक है, कितना हार्मफुल है ये वाला ऑयल। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर सेपेनिफिकेशन की होती है और हाइड्रोजनेशन की होती है। सेपेनिफिकेशन में क्या था, सो फॉर्मेशन जो हमने देखा था, ठीक है। और हाइड्रोजनेशन वही था जिसमें हम क्या बना रहे थे, वनस्पति घी बना रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे आपको याद रखना है कि किसमें क्या है, ये आपको रट लेना है बिल्कुल। जनरली ये वाले तो जरूर रट लेना है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस क्योंकि एग्जाम में ये आ जाते हैं, मैंने ये देखा है कि UPSC और PGT TGT के एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है, उसमें कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हमारे सारे जितने भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम अपने विटामिन और मिनरल्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।